नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी 178वीं क्लास है और एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाया गया है ताकि उस टॉपिक की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जा सके। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे राजपूत काल के बारे में और राजपूत काल में आज का जो विषय है वो गहरवाल वंश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम प्रत्येक तथ्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य आपसे छूटने न पाए। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं गहरवाल वंश के बारे में। दोस्तों, जब हम लोग गहरवाल वंश के बारे में बात करते हैं तो गहरवाल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी है उसके बारे में पूछा जाता है कि गहरवाल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ पर थी। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? वाराणसी। और बाद में इन्होंने अपनी मुख्य राजधानी कहाँ पर बना दी? कन्नौज में। इसके संस्थापक यानी गहरवाल वंश के संस्थापक माना जाता है किसको? चंद्रदेव को। और इस वंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र था। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। गहरवाल वंश की सबसे प्रतापी शासक क्या नाम था? गोविंद चंद्र। तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्रतिहार पहले किसके सामंत? गहरवाल वंश पहले प्रतिहारों के सामंत थे। पूछा जाता है कि गहरवाल वंश के जो शासक थे वो पहले किस वंश के संस्थापक थे? तो वो थे प्रतिहारों के सामंत थे। कन्नौज और बनारस में गहरवाल वंश का शासन स्थापित हुआ था। गहरवाल वंश प्रतिहारों के सामंत थे। वास्तव में कलचुरी साम्राज्य के भग्नावशेषों यानी जहां पर कलचुरी साम्राज्य था वहीं पर इस डेवलप हुआ था। कौन सा? गहरवाल राज्य। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चंद्रदेव के बारे में। गहरवाल वंश का ये वास्तविक संस्थापक था और इनकी स्वतंत्रता का जन्मदाता था। उसने गोपाल को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि गहरवालों से पहले कन्नौज में किसका शासक था? तो गोपाल का शासन था। आगे हम लोग बात करते हैं। इसने कलचुरी नरेश यशकर्ण को पराजित कर अंतर्वेद जीत लिया। अंतर्वेद किस भाग को कहा जाता है? देखिएगा, गंगा नदी हो गई और ये यमुना नदी हो गई। कौन सी? यमुना। तो इस भाग, बड़े भूभाग को क्या कहा गया? अंतर्वेदी कहा गया। और इसी में यहाँ पर प्रयाग है, अन्य कई क्षेत्र हैं। इस बड़े वाले क्षेत्र को किसने जीत लिया? ठीक है ना, इसने जीत लिया। चंद्रदेव ने, क्या नाम है? चंद्रदेव ने जीत लिया। फिर चंद्रदेव ने काशी, कौशल, इंद्रप्रस्थ को गहरवाल साम्राज्य का अंग बना दिया। किसको बना दिया? काशी, कौशल, इंद्रप्रस्थ और अंतर्वेदी वाला क्षेत्र। यानी धीरे धीरे गहरवालों के साम्राज्य का विस्तार हो गया। यानी जो पहले कभी सामंत थे अब उनकी भी सत्ता भारत में अपनी उभरती हुई राजनीति की पृष्ठभूमि पर आ बैठे हैं। चंद्रदेव का उत्तराधिकारी मदनपाल हुआ। हालांकि मदनपाल बहुत ताकतवर शासक नहीं था। इसका राहन और बसही अभिलेख है। मदनपाल आयुर्वेद का अच्छा ज्ञाता था। पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये गहरवाल वंश के मदनपाल है, ना कि पाल वंश के। तो ये मदनपाल जो है किससे संबंधित थे? आयुर्वेद के ज्ञाता थे। और किस राजवंश से बिलोंग करते थे? ये गहरवाल वंश से। अगला शासक आते हैं गोविंद चंद्र। क्या नाम आया? गोविंद चंद्र। इनकी उपाधि जो है क्या थी? विविध विद्या विचार वास्पति। क्या कौन सी उपाधि थी? विविध विद्या विचार वास्पति थी। एक बार तुर्कों ने कन्नौज पर आक्रमण कर उनके पिता मदनपाल का अपहरण कर लिया। तुर्कों ने क्या किया? इनका अपहरण कर लिया। तब युवराज गोविंद चंद्र ने बहुत यानी कड़े संघर्ष के बाद मदनपाल को मुक्त कराया था। ठीक है ना, जिसकी जानकारी गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ लेख में मिलती है। किसमें मिलती है? गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी के सारनाथ लेख में। पूछ लिया जाता है सारनाथ लेख किसका है? तो ध्यान रखिएगा, ये गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी का है, नहीं तो आप अशोक लगाने लगो। ठीक है ना। और इसी लेख में गोविंद को विष्णु का अवतार घोषित किया गया। क्या कहा गया? विष्णु का अवतार घोषित किया गया। पाली लेख के अनुसार उसने 9 राज्य गज पर अधिकार कर लिया। उसके मनेर ताम्र लेख में तुरुस्क दंड कर का वर्णन मिलता है।
तो ये कैसा कर था जो मुसलमानों पर लगाया था, किसने? गोविंद चंद्र ने अपने क्षेत्र में, यानी गोविंद चंद्र यानी गहरवाल क्षेत्र में जो मुस्लिम रहते थे उन पर तुरस्क दंड कर लगाया गया था। सर्वप्रथम गोविंद चंद्र ने ही अश्वपति, नरपति, गजपति जैसी कल्चुरी उपाधियां धारण की थी। ठीक है ना। गोविंद चंद्र ने कल्चुरी सिक्कों की नकल करके बैठी हुई लक्ष्मी सहेली की, ध्यान दीजिएगा, बैठी हुई लक्ष्मी की सहेली की सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है ना। ये आगे जो कल्चुरियों ने सिक्का चलाया था वो आने वाले समय पर एक लंबे समय तक सिक्का चलते रहे। और कल्चुरियों द्वारा चलाए गए सिक्के को अनुकृति किसने की? गोविंद चंद्र गहरवाल ने उन सिक्कों की, यानी बैठी हुई लक्ष्मी की सहेली के सोने चांदी के सिक्के चलाए। हालांकि इससे पहले गढ़वाल सिक्के मिलते हैं, लेकिन ये सिक्के सोने के न थे और इनकी बनावट कैसी थी? वृषभ और अश्वारोही शैली में बनाए गए थे। आगे हम लोग बात करते हैं कल्चुरियों के विरुद्ध। किसके? कल्चुरियों के विरुद्ध गहरवाल एवं चोलों के मैत्री संबंध स्थापित किए। गहरवाल और चोलों के बीच में क्या हुए? मैत्री संबंध स्थापित हुए। और इसी के कारण गोविंद चंद्र गहरवाल का एक अभिलेख कहाँ? चोल साम्राज्य यानी दक्षिण भारत में मिलता है। गोविंद चंद्र का जो मंत्री था उसका नाम था लक्ष्मीधर। ठीक है ना। और इसने राजनीति शास्त्र का पंडित भी कहा जाता है। और लक्ष्मीधर ने की एक रचना है और इस रचना का नाम है कृत्यकल्प तरुथा। क्या नाम था? कृत्यकल्प तरुथा। लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आचार्य भी कहा जाता है। पूछा जाता है मंत्र महिमा का आचार्य कौन था? तो वो था लक्ष्मीधर, जो किसके दरबार में रहता था? गहरवाल शासक गोविंद चंद्र गहरवाल के दरबार में रहता था। गोविंद चंद्र की राजनीतिक सफलता में बहुत हद तक लक्ष्मीधर के परामर्श पर आधारित थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि गोविंद चंद्र गहरवाल ने वही काम किया जिसे लक्ष्मीधर ने आदेश दिया। उसकी पत्नी कुमार देवी, ठीक है ना, बौद्ध अनुयायी थी। यानी कुमार देवी किसको मानती थी? बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। और कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। सारनाथ के, ध्यान दीजिएगा, सारनाथ के धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण किसने करवाया? तो ये था गहरवाल रानी कुमार देवी ने करवाया था। ठीक है ना, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। गोविंद चंद्र ने उत्कल मतलब ये कहाँ पे पड़ेगा? उड़ीसा में। यहाँ के शाक्य रक्षित और चोल देश से उनके शिष्य बागेश्वर रक्षित को जितवन विहार संचालित करने के लिए बुलाया गया था। कौन सा? जितवन विहार को। आगे हम लोग बात करते हैं। और जितवन विहार के लिए इसने 6 गांव दान में दे दिए। गोविंद चंद्र ने कन्नौज के गहरवालों की राजधानी, ठीक है ना, तथा बनारस को दूसरी राजधानी बनाया। इनके अन्य प्रमुख शासक हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। विजय चंद्र, इसने लाहौर के किसी मुस्लिम शासक को हराया था। इसी के समय दिल्ली का शासक तंवर गहरवालों के स्थान पर चौहानों को अपना सामंत बनाया था। अब अगला हम बात करते हैं जयचंद्र के बारे में। ठीक है ना, इसके बारे में, जयचंद्र के बारे में। मुस्लिम इतिहासकार इसे भारत का सबसे बड़ा शासक बताते हैं। ठीक है ना। जयचंद्र को इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास में एक गद्दार शासक के रूप में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन वो क्या वास्तव में गद्दार था? तो गद्दार कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। अब गद्दार क्यों कहा गया? दरअसल में जयचंद्र की पत्नी बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और कई बार ऐसा आया कि बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि जयचंद्र को एक गद्दार के रूप में शामिल कर दिया गया। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं अक्षयोक्त में इनका साम्राज्य मालवा से चीन तक विस्तृत बताया जाता है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इतना बड़ा साम्राज्य रहा होगा। वहीं फारसी इतिहासकारों ने गोविंद चंद्र को उस दौरान का हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ शासक मानते हैं। ठीक है ना। जयचंद्र के कमौली अभिलेख है और ये कहाँ से? बनारस से कहाँ से? बनारस से। और 1194 में मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ने यमुना तट पर स्थित चंदावर के ये
एटा जिले में पड़ेगा, युद्ध में जयचंद्र को पराजित कर दिया, ठीक है ना। और जब पराजित कर दिया तो इस क्षेत्र पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है और हरिश्चंद्र इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना। आगे तराइन के चंदावर के युद्ध में क्या हुआ, जब हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये गहरवाल वंश समाप्त होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।